तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आप सभी लोगों को पता चल ही गया था कि हमारे सांगू का असली नाम डोंगबैंग मुई है और वो असल में कातिल है जिसने यहाँ पर म्योरम में दो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की जान ली है। तो मैं आगे भी यहाँ पर इसे सांगू ही कहूंगा क्योंकि सांगू ज्यादा सिंपल है डोंगबैंग मुई के मुकाबले में। तुम्हारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा था कि इसने यहाँ पर जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या वाकई में मैं यहाँ पर डोंगबैंग मुई हूँ और क्या वाकई मैंने यहाँ पर म्योरम के दो खतरनाक और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की जान ली है। सांगू जब वहां पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद कंफ्यूज हो रहा था तो उसी के साथ ही वो अपने पास से मीट का एक टुकड़ा निकालती है और उसे कहते हैं कि जल्दी से इस मीट के टुकड़े को खा लो। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मिस कोस्ट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुमसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल पूछने हैं। क्यों मैं यहाँ पर तुमसे सारे सवाल पूछ सकता हूँ, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तो मिस शेन उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तो इसी के साथ सांगू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी मेमोरीज कैसे चली गई, मेरी मेमोरीज को क्या हुआ है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मेमोरीज कैसे चली गई, लेकिन जब तुम्हारी मेमोरीज चली जाने वाली थी उससे पहले तुमने मुझे यहाँ पर कुछ कहा था। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनको तुम हैंडल नहीं कर पा रहे। तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो थी बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सांगू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। वो से कहता है कि मुझे भी इस बात का कोई मतलब पता नहीं है क्योंकि मुझे डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज के जाने से पहले एक बार तुमने मुझसे बात की और तुमने कहा था कि बहुत ही जल्दी मेरी मेमोरीज चली जाएंगी एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ अरसे के लिए मेमोरीज चली जाएंगी और मेरी मेमोरीज के चले जाने के बाद तुम्हें जहां पर मेरी प्रोटेक्शन देनी होगी, यानी कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी और कुछ ही अरसे के बाद मेरी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। सांगू से कहता है क्या वाकई में ये सच है। तो वो कहती है हाँ तुमने खुद ही ये बात मुझसे कही थी कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। तो हमारा सांगू से कहता है चलो अच्छी बात है कि मेरी मेमोरीज मुझे वापस मिल जाएंगी, तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा मेरा ओरिजिन क्या है, मैं कहां से आया हूं। फिर साथ ही वो से कहता है मुझे बताओ कि अब हम लोग यहाँ पर से कहां जाने वाले हैं। तो मिस शेन उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होती है। फिर साथ उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर से वहीं पर जाएंगे जहां पर तुम कहोगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें वेट करना पड़ेगा। तो सांगू से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि हमें वेट करना पड़ेगा, तुम्हें लगता है कि मेरी मेमोरीज जो है वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। सांगू से कहता है कि हम लोग कम से कम किसी ऐसी जगह के ऊपर तो जाकर छुप सकते हैं ना जहां पर कोई हमें ढूंढे ना और हम लोग सेफली वहां पर रह सकते हैं। तो वो से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं। तुम्हारे चेहरे के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक 18 साल की बच्ची हो जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम एक कातिल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, सभी लोग उस एनर्जी को पहचान सकते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी है। तो सांगू कहता है कि उस स्पेशल एनर्जी को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं स्पेशल एनर्जी को मर्डरस नेचर कहते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह की स्पेशल एनर्जी है जो कि कातिलों के पास होती है, यानी कि तुम एक बॉर्न किलर हो जो यहाँ पर किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है और तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी पछतावा भी नहीं होता। तो इसी के साथ में शेन से बताती है कि मर्डरस नेचर जो होती है वो एक बहुत ही पावरफुल इंटरनल फोर्स है। इस इंटरनल फोर्स के साथ पैदा हुए जितने लोग होते हैं उन सभी को पैदा होते ही मार दिया जाता है क्योंकि बाद में बड़े होने के बाद वो बिल्कुल एक डीमन बन जाते हैं। बड़े होने के बाद जब उनकी मर्डरस इंटेंट जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके सामने जो भी आता है उसे मार डालते हैं। मिस शेन से बताती है कि इस वक्त मावा पैलेस के और माचे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। जिन लोगों को तुमने मारा था उनके लोग अपने मास्टर्स का बदला चाहते हैं और वो हर जगह के ऊपर तुम्हें और मुझे ढूंढ रहे हैं। हम लोग इस पूरी म्योरम में वांटेड है और हमें ढूंढते मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही वो से कहते हैं क्यों ना हम लोग नेक्सजैंग की तरफ जाए क्योंकि तुमने जहां पर अपनी मेमोरीज के जाने से पहले बताया था कि नेक्सजैंग में तुम्हारे ग्रैंडपा रहते हैं, वहां पर तुम्हारी फैमिली है। तो सांगू इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है क्या मेरी फैमिली भी है। तो वो कहती है हाँ तुम्ही ने मुझे बताया था कि वहां पर तुम्हारे ग्रैंडपा रहते हैं, तो चलो फिर यहाँ पर से नेक्सजैंग में चलते हैं, हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा के जाकर वहां पर जाकर तुम्हें प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसी के साथ वो लोग वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों वहां पर से आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में हमारा सांगू जो होता है सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है क्योंकि काफी अरसे के बाद वो यहाँ पर से बाहर निकला और अब यहाँ पर सारी चीजें देख रहा होता है। तो वहीं पर रास्ते में एक गांव में एक बड़ा सा ट्री होता है। तो वहां पर रुकने के बाद वो शिन से कहता है कि मिस गोस्ट मेरी बात सुनो। वो से कहती है कि मेरा नाम शिन सो जाएंगे, तुम यहाँ पर बार बार मुझे गोस्ट कहना बंद करो। तो वो से कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मुझे सूसू करनी है, तो क्या मैं उस पेड़ के पास जाकर सूसू कर लूं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है जाओ सूसू कर लो। और इसी के साथ ही वहां सांगू जो होता है भागता हुआ जाता है और पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी बेल्ट खोलता है जैसे वहां पर सूसू करने लगता है। तो वहीं पर पेड़ के नीचे उसके सामने एक बंदा लेटा होता है। तो उसे देखने के बाद वो कहता है कि ये यहाँ पर लेटा हुआ है। तो वो जल्दी से भागता हुआ झाड़ियों में चला जाता है, वहां पर जाकर सूसू करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो बंदा अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि लड़के अपनी सूसू के ऊपर ध्यान दो, कहीं अपने कपड़ों पर मत कर लेना। सांगू से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी तरफ ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बालों का कलर काफी ज्यादा अजीब है। जबकि वो आदमी उसे कहता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर अपने बालों के कलर से ज्यादा तुम्हारा घूरना ज्यादा अजीब लग रहा है, जिस तरह से तुम यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देख रहे हो। मिस शेन जो होती है वो भी पेड़ के दूसरी तरफ जाकर टेक लगाकर बैठी होती है। जैसी वो ये बात सुनती है कि वहां पर वो किसी से बात कर रहा है तो वो जल्दी से जंप करते हुए उस तरफ आ जाती है और आकर उसे कहते हैं कि सर प्लीज माफ कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर से गुजर कर
जा रहे थे, इस लड़के ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। और इसी के साथ ही वो जाकर माया सांगू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो माफी मांगो, यहाँ पर से चलते हैं। जैसे वो जाने लगती है तो माया सांगू अपने पास से मीट का टुकड़ा निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, इसको खा लो। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भिखारी दिखाई देता हूँ? जबकि माया सीन भी उसे कहती है कि ये तुम इसे यहाँ पर क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें ये कोई भिखारी दिखाई देता है? तो माया सांगू कहता है नहीं, जब मैं यहाँ पर सुसु करने के लिए रुका था तो इसके पेट के अंदर से ग्रोल की आवाज आ रही थी, मुझे लगता है कि इसे भूख लगी है, मैं यहाँ पर बस एक भूखे आदमी को खाना दे रहा हूँ। तुझे बात सुनने के बाद वो रेड हेयर उसे कहता है कि तो क्या तुम्हें तो यहाँ पर बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन इसी के साथ माया सांगू उसका हाथ उठाता है, उसका हाथ उठाकर उसकी मुट्ठी खोलता है और उसके अंदर गोश्त का टुकड़ा रख देता है और उसे कहता है कि इसे खा लेना, हम लोग जहाँ पर से जा रहे हैं। जबकि वो आदमी जो था उस गोश्त के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़कर देख रहा होता है जहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही पागल है। और साथ ही वो सोच रहा था अभी भी जाकर इसने सूसू किया था और अब यहाँ पर उन्हीं हाथों के साथ इसने मुझे मीट का टुकड़ा पकड़ा दिया, मैं इसको कैसे खाऊंगा। मिस शीन और सांगू जो होते हैं वहां पर से आगे चल पड़ते हैं। तो मिस शीन उसे कहते हैं कि तुम्हें इस आदमी के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक हम लोग उसके साथ पंगा नहीं लेंगे। तो इसी के साथ ही में हमारा जो सांगू होता है उसे पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानती हो? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से वो वहां पर लेटा हुआ है और उसके पास तलवार है और उसके बालों का कलर रेड है, मुझे लगता है कि वो बाउंटी हंटर है, इस एरिया में वो काफी ज्यादा फेमस है, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, उसका नाम रेड हेयर गॉब्लिन है, वो पैसे के लिए कुछ भी करता है। जैसे वो ये बात करती है, इसी के साथ ही वो सांगू से कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ। और इसी के साथ ही वो वापस उसके पास चली जाती है और उसके पास जाने के बाद उसे कहते हैं क्या क्या तुम ही रेड हेयर गॉब्लिन जोंगवा हो? साथ ही वहां पर उसकी तरफ देखने के बाद वो एनालाइज कर रही होती है और कहती है कि इसके बारे में काफी ज्यादा फेमस कथाएं हैं, कहा जाता है कि ये बहुत ही कमाल का बाउंटी हंटर है, अगर हमें यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है तो फिर हम लोग सेफली जैकजैंग में पहुंच सकते हैं। साथ ही वो उसकी स्वर्ड की तरफ देख रही होती है और कहती है कहा जाता है कि इसके पास एक बहुत ही खास वर्ड है जिसको इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वर्ड कहा जाता है। इस ब्रेकिंग स्वर्ड से तो यहाँ पर बड़े बड़े मास्टर्स भी डरते हैं क्योंकि ये स्वर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही पावरफुल तलवार है। तो रेड हेयर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या काम है, तुम यहाँ पर मुझसे बात क्यों कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहता है लेकिन किस लिए, तुम्हें क्यों मदद चाहिए, तुम क्या काम करवाना चाहती हो? तो मिस शीन उसे कहती है कि हमें यहाँ पर एस्कॉर्ट चाहिए, क्या तुम हमारे बॉडीगार्ड बनकर हमारे साथ चलोगे? तो वो कहता है कितने दिनों के लिए? तो मिस शीन उसे कहती है कम से कम 1 महीने के लिए। तो इसी के साथ ही रेड हेयर उसकी बात सुनने के बाद उस मीट के टुकड़े को खा लेता है। उसको खाने के बाद फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा एस्कॉर्ट बनने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 100 गोल्ड कॉइंस देने होंगे। तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे हैं? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर इसको 100 गोल्ड कॉइंस तो दे सकती हूँ क्योंकि पैसे का कोई मसला नहीं है, हमें यहाँ पर सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही उसे कहती है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम कोई ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हो? तो रेड हेयर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा पैसा डिमांड नहीं कर रहा, क्या तुमने उस बेवकूफ बच्चे को नहीं देखा जिसे तुम अपने साथ लेकर जा रही हो? अगर इसी तरह वो रास्ते में अपना मीट बांटता रहा तो मुझे लगता है कि उसका मरना तो तय है, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस शीन वहां पर सोच रही होती है ये बात तो वाकई में सच है, जब तक हमारे यंग मास्टर की मेमोरीज वापस नहीं आ जाती वो बिल्कुल एक भोंदू और बेकार बच्चा है। तो वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइंस देने को तैयार हूं। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एडवांस पेमेंट चाहिए। तो वो कहती है लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं यहाँ पर एडवांस पेमेंट नहीं दे सकती, क्या हम लोग बाद में तुम्हें पेमेंट कर सकते हैं? तो वो कहता है नहीं, मुझे बाद में नहीं बल्कि एडवांस अभी चाहिए और बाकी की पेमेंट बाद में दे सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर से रेड हेयर के साथ डील कर पाएगी और रेड हेयर क्या है इनका बॉडीगार्ड बनकर इनके साथ चलने को तैयार हो जाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दे। थैंक यू।